हेलो बच्चों, क्लास 10th में कल हम लोगों ने सिलेबस समझा था। आज हम हिंदी गद्य के साहित्य का इतिहास, इसका विकास क्रम, इसका काल विभाजन समझेंगे कि हर युग की इसमें जो युग बनाए गए हैं इनकी समय सीमा क्या है। तो देखिए, पहला युग है भारतेंदु युग, दूसरा युग है द्विवेदी युग, तीसरा युग है शुक्ल युग, चौथा युग है शुक्लोत्तर युग और पांचवा युग है स्वातंत्र्योत्तर युग। भारतीय युग की जो समय सीमा है वो 1868 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक है। द्विवेदी युग की जो समय सीमा है वह 1900 ईस्वी से 1919 ईस्वी तक है। शुक्ल युग की जो समय सीमा है वो 1919 ईस्वी से 1938 ईस्वी तक है। शुक्लोत्तर युग की जो समय सीमा है वह 1938 ईस्वी से 1947 ईस्वी तक है और स्वातंत्र्योत्तर युग की जो समय सीमा है वह 1947 से अब तक है। अर्थात स्वतंत्रता के बाद देश स्वतंत्र हुआ था 1947 में। 1947 से अब तक का जो समय सीमा है उसको हम स्वातंत्र्योत्तर युग कहते हैं। अब ये तो गद्य साहित्य का इतिहास था जिसको 5 भागों में हमने विभाजित किया गया है, जो हमने आपको बताया। अब है हिंदी गद्य विधाएँ कि हिंदी किस जो गद्य विधा है, गद्य खंड को विधाएँ हैं, गद्य विधा है, पद्य विधा है। तो गद्य विधाएँ कितनी प्रकार की होती हैं ये मैं आपको बता रही हूँ। तो हिंदी की जो गद्य विधा है वो 2 प्रकार की है। एक तो मुख्य विधा है, दूसरी गौण विधा है। मुख्य विधाएँ क्या होती हैं बेटा? मुख्य विधाएँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं। जैसे व्याकरण पढ़ते हैं आप, तो स्वर व्यंजन बताते समय हम लोग पढ़ाते हैं कि जो स्वर होता है वो स्वतंत्र होता है, उसको किसी की सहायता की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन वही होता है, वह बिना स्वर की सहायता से नहीं बोला जाता है। तो उसी प्रकार से गद्य की विधाएँ भी हैं। मुख्य विधा जो है, मुख्य विधाएँ अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, उन्हें वो एकांगी नहीं है। लेकिन वहीं गौड़ विधा जो है, देखिए मैंने लिखा भी है कि गौड़ विधाएँ प्रायः लेखकों से क्या होती हैं? संबद्ध रहती हैं, लेखकों से संबंधित रहती हैं। तो हम मुख्य विधाओं में फिर से आएंगे। मुख्य विधाएँ 3 प्रकार की होती हैं आपकी। एक कथात्मक, दूसरा दृश्यात्मक, तीसरा विचारात्मक। अब इनके भी 2-2 पार्ट हैं, कथात्मक, दृश्यात्मक, विचारात्मक। कथात्मक क्या होता है? जैसे किसी चीज़ को कहानी, उसका एक भाग वो भी है कहानी और उपन्यास, जिसको हम क्या करते हैं कथात्मक में कहानी और उपन्यास आते हैं। दृश्यात्मक जिसको हम देखते हैं, तो दृश्यात्मक में नाटक और एकांकी आते हैं। विचारात्मक में होता है निबंध और आलोचना होती है। निबंध तो आप जानते हैं, आलोचना होती है कि हम जानते हैं कि ये दोनों विधाएं हैं। एक तो निबंध जो स्वतंत्र रूप से हम कितना भी बड़ा आप उसको अपने विचार से, स्वयं के विचारों से कितना भी बड़ा लिख दीजिए, वो निबंध होता है। आलोचना जैसे किसी ने कोई लिख दिया है, जैसे आपके सबसे बड़े आलोचक हिंदी के आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहे जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने सूर कबीर तुलसी पर, आप उनका पढ़े होंगे, मतलब नाम के रूप में पढ़े होंगे। त्रिवेणी जो संग्रह है वह सूर तुलसी और कबीर का ही क्या है? आलोचना है। उनके जो लेख हैं उन पर आलोचना किए हुए हैं। तो अगर हम किसी के लेख पर, लिखे गए चीज़ों पर हम अपने विचारों को प्रकट करते हैं तो वो क्या कहलाती है? आलोचना कहलाती है। तो वही विचारात्मक मुख्य विधाओं में जो विचारात्मक है उसमें निबंध और आलोचना आती है। ये तो हो गई मुख्य विधाओं में कथात्मक, दृश्यात्मक और विचारात्मक। कथात्मक में कहानी और उपन्यास, दृश्यात्मक में नाटक और एकांकी, विचारात्मक में निबंध और आलोचना। वहीं दूसरी जो विधा है गौण विधा है, यह प्रायः लेखकों से संबंधित होती है। इसके पार्ट हैं संस्मरण, रेखाचित्र, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, भेंट वार्ता, पत्र साहित्य, डायरी या गद्य काव्य। कहानी क्या होती है? कहानी का अर्थ ही है कथा और वृत्तांत, या कहिए कि या आख्यायिका। वृत्तांत, आख्यायिका, कथा, अर्थात जो कथा आकार में छोटी होती है
उसे ही हम हिंदी गद्य में क्या कहते हैं, कहानी कहते हैं। और इसका प्रारंभ जो है जब से मानव जाति का प्रारंभ हुआ है, मानव की उत्पत्ति हुई है, तभी से इसको माना जाता है। क्योंकि हम अपने मनोरंजन के लिए, अपने मन बहलाने के लिए अपने बुजुर्गों से हम कहानियाँ सुनते आते हैं। और छोटे बच्चे, आप लोगों जैसे लोग तो मतलब आप अभी उतने छोटे नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप लोग भी कहानियों को सुनने में आपको बड़ा आनंद आता है। ठीक इसी तरह जो उपन्यास है, उपन्यास का अर्थ होता है, उपन्यास 2 शब्दों से बना है, उप और न्यास। तो उपन्यास जो है उसका अर्थ है कि निकट रखना, नज़दीक रखना। जिस रचना कथा वस्तु को पढ़कर पाठक ऐसे लगता है कि जैसे उसके खुद की अपनी जीवन गाथा है, अपनी जीवन की कथा है, और वह अपनी भाषा में उस कथा को अनुभव करता है, उसे क्या कहते हैं, उपन्यास कहते हैं। अगली गौण विधा है नाटक है। नाटक जो रंगमंच पर अभिनय के द्वारा दर्शाई जाती है, रंगमंच पर अभिनय के द्वारा दर्शाई जाती है। उसमें छोटी छोटी कथाएं सम्मिलित होती हैं, और उसमें जो क्रमशः वो क्रम के अनुसार क्या करता है, आगे बढ़ता रहता है, उसी को क्या कहते हैं, नाटक कहते हैं। अब एकांकी जो है, एकांकी का अर्थ ही हमको पता चल जा रहा है कि जिस घटना या विषय को हम एक ही अंक में प्रस्तुत कर दें, अगर किसी घटना या विषय को जब हम एक ही अंक में प्रस्तुत करते हैं तो वो क्या हो जाती है, एकांकी हो जाती है। फिर विधाओं में हम जाने कि जो क्या होती है, आलोचना विधा, जिसका उत्पत्ति जो हुआ है वो लुच धातु से हुआ है। आलोचना का तात्पर्य है गुण और दोषों को देखते हुए रचना का निरूपण करना या रचना की विवेचना करना। इसे समालोचना और समीक्षा भी कहते हैं। अगली विधा है कि निबंध विधा, जिसके निबंध को हम 2 शब्दों में लेते हैं, नी प्लस बंध, निधन बंध, अर्थात अच्छी तरह से नियम से क्या करी हुई, बधी हुई, जो अच्छी तरह से नियमों से बधी होती है उसे हम निबंध कहते हैं। और आपके एक बहुत फेमस क्या हैं, लेखक हैं जिन्होंने लिखा है, जिनका नाम है बाबू गुलाब राय। उन्होंने लिखा है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें हम एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का वर्णन या प्रतिपादन करते हैं। वह क्या कहलाती है, और वो भी क्या होती है, स्वच्छंद होती है, किसी के द्वारा बताई हुई नहीं होती। हम उस विचारात्मक है, हम उसे अपने विचारों में प्रकट करते हैं, वो क्या कहलाती है, निबंध कहलाती है। फिर संस्मरण है गौड़ विधाओं में। संस्मरण है, संस्मरण क्या होता है कि हिंदी गद्य की ऐसी विधा जिसे हम अपनी स्मृति, दिमाग के आधार पर उस घटना का वर्णन करते हैं। यह घटना काल्पनिक नहीं, यथार्थ होती है। जिसे हम किसी चीज़, कोई घटना घट गई, उसको हम बाद में याद करके उसको लिख रहे हैं या किसी को बता रहे हैं, ऐसी घटनाएं क्या कहलाती हैं, संस्मरण कहलाती हैं। और एक चीज़ हम ये भी जान लें कि हिंदी का जो प्रथम संस्मरण बाल मुकुंद गुप्त का लिखा हुआ हरिऔध का संस्मरण माना जाता है। फिर आ गए हम रेखा चित्र में। रेखा चित्र क्या हो जाता है कि ऐसे किसी घटना या स्थान का वर्णन हम करते हैं कि जिसका हमारे दिमाग में उसी तरह से, जब हम वर्णन करते हैं तो उसी तरह से उसका चित्र बनता जाता है, उसे क्या कहा जाता है, रेखा चित्र कहा जाता है। और रेखा चित्र में सबसे प्रमुख लेखकों में महादेवी वर्मा हैं, जो रेखा चित्र और संस्मरण के लिए बहुत प्रसिद्ध हैं। इनके रेखा चित्र में आप लोगों ने छोटे क्लास में पढ़ा होगा, आपने 9th में ही पढ़ा होगा, गिल्लू पढ़ा होगा। तो अगला है जीवनी है। जीवनी, जब किसी जीवनी में लेखक जो होता है वह किसी महापुरुष के जीवन चरित्र, अर्थात उसके व्यक्तित्व, कृतित्व या उसकी उपलब्धियों के बारे में, और उपलब्धियों के साथ साथ उसके जन्म और मृत्यु तक की सभी घटनाओं को जब क्रमशः लिखता है तो वो क्या हो जाता है, जीवनी हो जाता है। जीवनी के बाद आ जाता है आत्मकथा, आ जाती है। आत्मकथा क्या होती है, लेखक अपनी ही घटनाओं का, जीवनी और आत्मकथा में यही अंतर है कि जीवनी को लेखक किसी महान पुरुष के व्यक्तित्व, कृतित्व, उसके जन्म, उसके मृत्यु तक जो भी घटनाएं उसके जीवन में घटित होती हैं उसको क्रमशः वह लिखता जाता है। वहीं आत्मकथा है, आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने ही जीवन की घटनाओं को क्या करता है, लिखता है।
फिर उसके बाद आ जाता है रिपोर्ताज। रिपोर्ताज जो होता है, जब हम किसी आंखों देखी घटना का कलात्मक रूप से या साहित्यिक रूप से जब हम उसको प्रकट करते हैं, प्रस्तुत करते हैं, तो वो घटना रिपोर्ताज कहलाती है। वो जो रचना है वो रिपोर्ताज कहलाती है। इसके बाद है यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत जो है, जब हम किसी लेखक के द्वारा किसी विशेष स्थान की यात्रा करते हैं और उस यात्रा का रोचकपूर्ण क्रमबद्ध वर्णन करते हैं, तो वह जो रचना होती है वह यात्रा वृतांत कहलाती है। जैसे हम कहीं गए और उसका बहुत ही रोचकपूर्ण ढंग से उसको क्या किए, उसका बढ़ा चढ़ा कर रोचकपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध तरीके से उसका हम क्या किए, उसको लिख दिए, वही क्या हो गई, यात्रा वृतांत हो गई, वही रचना। फिर अगली रचना है भेंट वार्ता। भेंट वार्ता ही मतलब होता है, उसका अर्थ होता है मिलकर जो बातचीत किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, भेंट वार्ता कहते हैं। जब दो या दो से अधिक लोग आपस में मिलकर बातचीत करते हैं और अपने आचारों और अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं, तो वह रचना क्या कहलाती है, यात्रा वृतांत कहलाती है। अगली रचना पत्र साहित्य है। इसमें तो हिंदी का जो क्या है, जब हम एक दूसरे को संदेश पहुंचाने का माध्यम क्या होता है, पत्र होता है। पहले तो वर्तमान समय में टेलीफोन, मोबाइल, फैक्स, ईमेल, आज कई तरह के डिजिटल तकनीकी सुविधाएं हो गई हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले हम पत्रों के माध्यम से क्या करते थे, एक दूसरे के पास अपना संदेश क्या कर सकते थे, भेज सकते थे। तो वह कौन सी वो कहलाई विधा, पत्र साहित्य कहलाई रचना। वो रचना और पत्र साहित्य भी दो प्रकार के होते हैं, एक औपचारिक होता है, दूसरा अनौपचारिक होता है। इसके बाद जो है डायरी है। डायरी आप जानते हैं, जब हम दैनिक क्रियाकलापों या घटनाओं को क्रमबद्ध से कहीं पर क्या करते हैं, क्रमबद्ध से उसका वर्णन करने की जो कला होती है वो डायरी कहलाती है। मतलब आज हम दिन में अपने क्या क्या किए, अगर हम शाम को उसका अच्छी तरह से उसका वर्णन करते हैं, उसको लिखते हैं, तो वही कौन सी रचना हो जाती है, डायरी रचना हो जाती है। उसके बाद गद्य गीत रचना हो जाती है, गद्य काव्य जिसको कहते हैं। तो हिंदी गद्य की वह विधा जिसमें भावनाएं काव्यपूर्ण होने के साथ साथ रस युक्त भी होती हैं, अलंकृत भी होती हैं, चमत्कारी भी होती हैं, ऐसी रचना जो होती है उसे हम गद्य काव्य कहते हैं। गद्य काव्य की जो पहली गद्य काव्य है रामकृष्ण दास का है, और उन्होंने पहला गद्य गीत लिखा हुआ है। धन्यवाद बच्चों। इसके आगे हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।